My life is like a Christopher Nolan movie. I don't really understand what's going on. What would you tell him or her? I'd say don't try to understand it, just feel it. क्रिस्टोफर नोलन 21वीं सदी के सबसे फेमस और इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर्स में से एक है। आज के टाइम पे जहां बड़े बड़े स्टूडियो सिर्फ पुरानी फ्रेंचाइज और रेडीमेड आईपी बेस्ड मूवीज पर डिपेंड करते हैं, वहीं नोलन एक बड़ी एक्सेप्शन बनकर खड़े हैं। Conceptually, he's able to realize things on screen, actually put them up there in a larger and more awe-inspiring scope than any other director that I know. Chris approaches these films, I think, in a way that's very different than most people or most studios approach these films. उनका काम अक्सर डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज और उलझे हुए नॉन लाइनर स्टोरीज के आसपास घूमता है। I'm a self-taught filmmaker. I never went to film school. I never studied filmmaking in any way. Each film you take on, at whatever scale it's played out at, it's a couple of years of my life. लेकिन आखिर ऐसा क्या है? And the award goes to Christopher Nolan. Christopher Nolan. Christopher Nolan. जो उनके फिल्म मेकिंग स्टाइल को इतना खास बनाता है। I would do any movie that Chris Nolan directed. वो दर्शकों में इतना क्रेज। Did it ever feel like this is going to be complicated for the audience? It's like, कभी कभी कंफ्यूजन और सबसे बढ़कर एक गजब का सिनेमैटिक वेव कैसे पैदा करते हैं। Here we go. The following is my explanation. क्रिस्टोफर नोलन की पहली फीचर फिल्म का बजट था सिर्फ $6,000, जो उन्होंने अपने दोस्तों और फैमिली के एक छोटे से क्रू के साथ बनाई थी। I was gathering material for my character. बस कुछ लैंप लाइट, कोई कैमरा रिंग नहीं और कोई अच्छा सा साउंड गियर भी नहीं। वो पहली फिल्म इतनी स्मार्टली बनाई गई थी कि उसकी टेक्निकल लिमिटेशन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। The thing that I started to develop on following that I've carried on ever since, that is most certain, is probably cross-cutting. So I'll always try and intercut scenes if possible, because if you know that you're cutting the scene with these two people in here, with the scene with the guy running down the street here, you know that if you've got a gap anywhere, if there's something that didn't work, you've got a very invisible way of getting around. और दिलचस्प बात ये कि बजट कम होने की वजह से जो शुरुआती चॉइसेस बनी थी वो आज भी उनकी सिग्नेचर स्टाइल का जरूरी हिस्सा है। और उनकी फिल्मों में मोटिव्स यानी कुछ खास पैटर्न्स जो हर जगह दिखते हैं, वो अपनी फिल्मों के कोर थीम्स को सपोर्ट करने के लिए बार बार रिपीट होने वाले विजुअल्स, कंसेप्चुअल या ऑडियो पैटर्न्स यूज करते हैं। बस इसे सुनिए। क्रिस्टोफर नोलन ने इंटरस्टेलर में साइंस को यूज करके बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया था। मिलर्स प्लैनेट का जो सीन तुम ये देख रहे हो, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो जहाँ पानी बहुत शैलो था, बड़ी बड़ी मैसिव वेव्स थी और बैकग्राउंड में एक बहुत ही हल्का सा म्यूजिक, वो टिक 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 वाली साउंड। तुमने शायद उसे सुनकर इग्नोर कर दिया होगा, राइट? लेकिन नोलन ने नहीं किया। उस फिल्म में हर चीज का एक पक्का एंड सॉलिड रीजन था। वो टिक टिक ठीक हर 1.25 सेकेंड पर आता था, बिल्कुल मेजर्ड और डेलिब्रेट, क्योंकि फिल्म की स्टोरी के हिसाब से मिलर्स प्लैनेट पर बिताया गया सिर्फ 1 आवर अर्थ के 7 ईयर्स के बराबर था। इंसेप्शन में वो टोटेम्स अलग अलग रियलिटीज के बीच की लाइन को सिंबॉलिकली दिखाते हैं। Totem. You need a small object, potentially heavy, something you can have on you all the time. वही इंटरस्टेलर पूरी तरह टाइम के कंसेप्ट पर टिकी है। Every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. समय एक रिसोर्स की तरह है। समय जो कैरेक्टर्स के बीच की फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस को मेजर करता है। शायद आज का कोई भी मेन स्ट्रीम डायरेक्टर समय को लेकर इतना ऑब्सेस्ड नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट की तरह नहीं बल्कि एक नैरेटिव स्ट्रक्चर की तरह भी। I'm not afraid of death. I'm afraid of time. People very often ask me, why am I interested in time? I say, well, because I've always lived in it. Yeah, right. We feel very trapped in it. You know, we read a newspaper, it gives us the headline version, man bites dog. Then it starts to fill in all the details. And then you get another version of the story the next day, and you get more details and everything again. And I thought, you know, why make films that just give you the beginning, the middle, and end in a linear form when that's not really the way we experience life? I approach the structure from a very mathematical and geometrical point of view. A lot of diagrams, a lot of careful planning. This stuff is the black and white stuff. This is color, and
canvas is running backwards as a series of jumps. फिल्म इंसोम्निया में वो ब्राइट विंडो सिर्फ एक विजुअल नहीं बल्कि एक मेटाफोर की तरह काम करती है। Will Dormer, what are you doing? I'm trying to help you and you're running around like a maniac. जो उन बाहरी फोर्सेस को दिखाती है जो डिटेक्टिव विल डोरेमोर को अंदर ही अंदर टॉर्चर कर रही है। नोलन को रेकोरेंस यानी चीजों को दोबारा दिखाना भी पसंद है, लेकिन वो सिर्फ पुराने मोमेंट्स को रिपीट नहीं करते। वो बड़ी स्मार्टली इन एलिमेंट्स को पजल पीसेस की तरह यूज करते हैं और हमें उनका राज सुलझाने की चैलेंज देते हैं। जैसी जैसी फिल्म आगे बढ़ती है हर नई जानकारी हमारी समझ को बदल देती है। नतीजा, जब भी वो मोमेंट्स दोबारा स्क्रीन पर आते हैं तो उन्हें एक बिल्कुल नया मीनिंग मिलता है। विजुअल भले ही सेम सिचुएशन दिखा रहे हो, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस हर बार पूरी तरह बदल चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, डंकिंग में नोलन एक ही घटना को 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से समय के अलग अलग मोमेंट्स में दिखाते हैं। पहली बार जब हम कोलिंस को समुद्र में क्रैश लैंड करते हुए देखते हैं तो लगता है जैसे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी बार जब हम वही क्रैश दूसरे एंगल से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कोलिंस असल में बहुत बड़े खतरे में है। नोलन की फिल्में इतनी बड़ी और ग्रैंड क्यों लगती है? इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है स्केल का शानदार यूज। ज्यादातर फिल्मों में एस्टैब्लिशिंग शॉट्स का यूज किसी सीन की शुरुआत में दर्शकों को जगह दिखाने के लिए किया जाता है। नोलन इसे कम यूज करते हैं, लेकिन जब भी यूज करते हैं तो नॉर्मल फिल्म मेकिंग के सारे रूल्स ही तोड़ देते हैं। वो एस्टैब्लिशिंग शॉट्स का यूज सिर्फ जगह दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि सीन को जूम आउट करके सामने चल रही घटनाओं के बड़ी स्केल और उसकी विशालता को दिखाते हैं। एक चीज जो नोलन के सारे काम को आपस में जोड़ देती है वो है ऑथेंटिसिटी के लिए उनकी पक्की कमिटमेंट। Really try and create the sensation that I would describe as virtual reality without the goggles. All of those things help bring the audience to feel that they're there and that they're taking part in this. वो अपनी फाइनल एडिट में छोटी छोटी गलतियों को भी रहने देते हैं ताकि फिल्म में एक एक्स्ट्रा ऑनेस्टली आ सके। जेक स्नाइडर के हाईली स्टाइलाइज विजुअल या वेस एंडरसन के कंट्रोल्ड कैमरा वर्क से बिल्कुल अलग, नोलन रियलिज्म के जरिए एक इमोशन पैदा करना चाहते हैं, या जैसा वो खुद कहते हैं, हाइटेंड नेचुरलिज्म। Through naturalism, in terms of naturalistic lighting, and that begins with Memento, you know, Insomnia, with the light being a character. If you look at Following with a mind to this, you'll see that everybody basically stands by the windows the whole time. The director of photography I've worked with ever since, Wally Pfister, on our biggest films, we basically adopt the same approach with a lot more toys, a lot more technology, but it really is a question of trying to create a sort of heightened naturalism. जबकि अकिरा कुरोसावा और स्टीवन स्पिलबर्ग जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर्स कैमरे और एक्टर्स के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड कोरियोग्राफी सेट करने के लिए जाने जाते हैं। वही क्रिस्टोफर नोलन की ब्लॉकिंग बहुत ही सीधी और सिंपल होती है। कोई लॉन्ग टेक्स नहीं, कोई फालतू का तमाशा नहीं, हमेशा सीधा पॉइंट पर। That's why you're so good at it. We shot 360 degrees. It was basically one lighting setup and 4 characters, and I thought there was a wonderful energy and spirit to the way that we shot it. And the lighting I think was fine, but is it the most extraordinary Academy Award kind of lighting? No. Is it the most loose form, capture the energy of the actor's performance kind of filmmaking? Yes. And that's what Chris was looking for. देखिए कैसे नोलन द डार्क नाइट के इस फाइट सीन को ब्लॉक करते हैं। अब इसकी तुलना द बैटमैन के एक सिमिलर सीन से करते हैं जिसे मैट रिव्स ने डायरेक्ट किया है। सिचुएशन बेसिकली सेम ही है। बैटमैन एक माफिया बॉस को ढूंढने क्लब में घुसता है और रास्ते में कुछ गुंडों से लड़ता है, जहां रिव्स का अप्रोच बहुत ही डिटेल्ड था, जिसमें लॉन्ग टेक्स और वाइड एंगल्स यूज हुए।
वहीं नोलन का एजुकेशन बिल्कुल सिंपल है। उनका मकसद प्लॉट को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना है, जबकि रिव्स वहाँ बैटमैन के गुस्से और उसकी फाइटिंग स्किल को देखना चाहते हैं। अपने रेगुलर कोलैबोरेटर्स विली फिस्टर और होएते वेन होएटेमे के साथ मिलकर नोलन ने एक ऐसा यूनिक सिग्नेचर लुक बनाया है जिसे देखते ही पहचाना जा सकता है। वो अपनी फिल्मों में बहुत सारे परछाई, ढेर सारे इंसर्ट शॉट और यहाँ तक कि बड़े भारी आईमैक्स कैमरा का यूज़ करते हैं। इसके अलावा विजुअल्स में सेमेंट्री, रिपीट होने वाले एलिमेंट्स और स्टैनली क्यूब्रिक के स्टाइल में वन पॉइंट पर्सपेक्टिव कंपोजिशन भी उन्हें बहुत पसंद है। Of 2001, as does the Bat Bunker in The Dark Knight with a giant light box on the top. So there are a lot of homages, I guess. क्रिस्टोफर नोलन की ऑथेंटिसिटी की ये खोज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये फिल्म रील पर शूट करते हैं, रियल लोकेशन का यूज करने और प्रैक्टिकल इफेक्ट के प्रति उनके दीवानेपन तक फैली हुई है। You kind of realize when you read it, oh, how are we going to do this? Because he's going to want to do this for real. It feels very, very real, essentially because it is real. And visual effects technology has been wonderful for enhancing those things and increasing the vocabulary. But sometimes when you're asked to justify these things like not using green screen, it's so much more fun to do it. It's fun for the actors, it's fun for me. There's nothing more dispiriting than when you turn up to work and there's just a green screen with a couple of actors in front of it. It's really, the magic's not there. So trying to do these things for real, trying to use real locations. I've always preferred real locations to sets for the same reason. There's a feeling of reality, there's a feeling of being somewhere that matters. ऐसा नहीं है कि नोलन अपने फिल्मों में VFX का इस्तेमाल नहीं करते, वो खूब करते हैं, लेकिन एक साथी जादूगर की तरह जो अपने करतब छुपा लेता है। नोलन उन शॉट्स के आसपास मौजूद CGI को अपने प्रैक्टिकल शॉट्स के साथ इस तरह ब्लेंड करते हैं ताकि दर्शकों के लिए उस इल्यूजन को पकड़ पाना नामुमकिन हो। Once Lee was able to put it together, you'd be continually alternating between something that's real, something that's convincingly photographed on set. Do you ever have people come up to you and say, I loved Interstellar, Chris, but what was it about? उनकी सिग्नेचर स्टाइल पूरी तरह खामियों से रहित नहीं है। अक्सर नोलन अपनी ही कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई भूल-भुलैया डिजाइनर अपनी ही बनाई रचना में खो जाए। अपनी इमेज पर इतना गजब का कंट्रोल रखने वाले डायरेक्टर होने के बावजूद भी नोलन कई बार एक्सपोजिटरी डायलॉग पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। Say you want to go from here to there, but it's too far, right? Mm-hmm. So a wormhole bends space like this, so you can take a shortcut through a higher dimension. उदाहरण के लिए ये बात बिल्कुल समझ से परे लगाती है कि एक पायलट जिसे मिशन के आधे रास्ते में अचानक होम होल थ्योरी के बेसिक समझाए जा रहे हो। What's a circle in 3 dimensions? Sphere. Exactly. उनकी यही एक्सपोजिशन वाली प्रॉब्लम्स अक्सर उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ही हावी हो जाती है। हमें ये शो करने की बजाय कि कैरेक्टर्स क्या महसूस कर रहे हैं, वो अपने किरदारों से ही उनके मोटिवेशंस और इमोशंस को साफ साफ बुलवा देते हैं। Drawing is his hold over me. He threatened me with police, prison, the works. और ये बात टेनेट में बिल्कुल सच साबित होती है। हम पूरी फिल्म में केट के बेटे को कम ही बार देखते हैं, वो भी हमेशा दूर से। हम उसे कभी बात करते या कुछ करते हुए नहीं देखते। नोलन हमें उस बच्चे से कनेक्ट करने की कोई वजह नहीं देखते हैं। फिल्म का मेन विलेन साटोर अपनी जान लेने के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है, लेकिन हमें कभी पता नहीं चलता है कि वो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। उसे इस निहिलिस्टिक प्लॉट की तरह कौन सी चीज धकेलती है। मोटिवेशन की यही कमी खुद प्रोटैगनिस्ट पर भी लागू होती है। फिल्म की शुरुआत में उसे एक बेहद डेडिकेटेड एजेंट दिखाया गया है। स्क्रीन पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है जो इस लेवल के इमोशनल अटैचमेंट को जस्टिफाई कर सके। और एक ऐसी फिल्म मेकिंग स्टाइल में जो एक्सपोजिटरी डायलॉग पर इतना निर्भर करती है,
ये देखना वाकई दिलचस्प है। ऐसा है तो फिर वो केट की मदद करने के लिए अचानक पूरी दुनिया को दाव पर कैसे लगा देता है? वो अक्सर अपने कैरेक्टर्स के चेहरे पर मास्क और यहाँ तक कि हेलमेट लगा देते हैं, जिससे उनके डायलॉग्स को समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार तो बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट डायलॉग्स पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि शब्द पूरी तरह अस्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो सिनेमा आखिरकार सिर्फ विजुअल्स और साउंड का ही तो खेल है। दो ऐसी पैरेलल शॉट के जिनका इस्तेमाल एक फिल्म मेकर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए करता है। सिनेमा के इतिहास में कई महान डायरेक्टर्स ने साउंड का इस्तेमाल सिर्फ विजुअल्स को सपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट चैनल के रूप में किया है, जो हमारे देखने का नजरिया ही बदल देता है। अ मैन एस्केप्ड में रॉबर्ट ब्रेसन अपने कैरेक्टर को बहुत ही टाइट शॉट्स में फ्रेम करते हैं ताकि उसकी फिजिकल और मेंटल बेबसी को दिखाया जा सके, जबकि साउंड का इस्तेमाल वो खुद उस कैद के बाहर की आजाद दुनिया को महसूस कराने के लिए नहीं करते। वही एडगर राइट के लिए साउंड सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का कोई जरिया नहीं है, बल्कि वो उनके एडिटिंग और कैमरा मूवमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। इन दोनों ही केसेस में साउंड का ये अनकन्वेंशनल यूज बेहद ही इंस्पायरिंग है और इसका एक साफ कॉन्सेप्चुअल पर्पस भी है। यही वजह है कि ये स्क्रीन पर इतनी खूबसूरती से काम करता है कि इंटरस्टेलर के इस क्रूशियल सीन में हम डॉक्टर ब्रांड को उनके आखिरी पलों में देखते हैं। जहां वो एक ऐसा मेजर रिवील करते हैं जो पूरी कहानी को रुख बदल देता है। माइकल केन का ये परफॉर्मेंस कमाल का है, जो किसी भी नाटक के बनावट से ऊपर रियलिज्म के प्राथमिकता देता है। यहाँ तक वो सब ठीक है, लेकिन बात यही है कि अगर वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो प्लॉट को समझने के लिए इतना जरूरी है, तो इसे ऑडियंस के लिए समझना इतना मुश्किल क्यों बनाया गया? But as liberators to return control of this city to the people. दर्शकों के सामने एक इंटरेस्टिंग पजल रखने के बजाय नोलन कई बार हमें सिर्फ फ्रस्ट्रेट और परेशान होने की वजह देते हैं, और ये कोई एकलौता वाकया नहीं है। वो अपनी फिल्मों में ऐसा बार बार करते हैं। इससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी फिल्मों का ऑडियो एक्सपीरियंस हर थिएटर या स्क्रीन पर एक ही जैसा नहीं रहता। जैसा कि खुद नोलन ने एक इंटरव्यू में माना था कि वो अपने मिक्स को आईमैक्स थिएटर्स के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। इस वजह से क्रिस्टोफर नोलन की किसी फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ और कैसे देख रहे हो। कई बार उनके ऑडियो चॉइसेस कहीं क्रिएटिव डिसीजन नहीं, बल्कि दर्शकों के प्रति एक प्योर कंटेम्प्ट मतलब अनादर की तरह महसूस होते हैं। लेकिन उनके फिल्म मेकिंग स्टाइल के इन कम पसंद किए जाने वाले इन बातों के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री पर उनका इम्पैक्ट बिल्कुल अनडिनेबल है। प्रैक्टिकल इफेक्ट को लेकर उनके इसी जुनून का नतीजा ये है कि आज कई बड़ी बड़ी मेगा बजट फिल्मों के लिए नो सीजीआई का दावा करना एक सिर्फ टेक्निकल नहीं, बल्कि एक बड़ा मार्केटिंग टूल बन चुका है। नोलन का प्रभाव इतना गहरा है कि उनके जिस साउंड डिजाइन की इतनी आलोचना होती है, उसी की नकल पूरी इंडस्ट्री कर रही है। इंसेप्शन की वही मशहूर गहरी और दमदार हॉर्न जैसी आवाज तो इतनी बार कॉपी और रिपीट हो चुकी है कि आज हॉलीवुड की लगभग हर एक्शन फिल्म के ट्रेलर में यही आवाज सुनाई देती है। एक तरह से वो हर इंस्पायरिंग फिल्म मेकर के लिए एक ड्रीम करियर का प्रतीक है। नोलन एक ऐसे क्रिएटर है जिनके पास कोई फॉर्मल फिल्म स्कूल ट्रेनिंग नहीं थी, जो वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ $6,000 में फिल्म शूट करने से लेकर वार्नर ब्रदर्स जैसे बड़े स्टूडियोज को अपनी पर्सनल और ओरिजिनल कहानियों पर $multi-million दाव लगाने के लिए राजी करने तक पहुंचे। आज के इस डिजिटल और बदलते दौर में जहां हमारी संस्कृति और टेक्निक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि इंसानों के भीतर एक अजीब सा अकेलापन और अनसर्टिनिटी घर कर गई है, वहां क्रिस्टोफर नोलन के काम ने पॉप कल्चर में एक बहुत ही गहरा कनेक्शन बनाया है। शायद उनकी कोर थीम्स में ही कुछ ऐसा है, चाहे वो समय की रफ्तार हो, यादों का धुंधलापन हो या फिर गहरे अंतरिक्ष का कोई वादा। ये सब हमारे समाज की अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से भागने की चाहत को दिखाते हैं।
या शायद उनकी यही ग्रांड सिनेमैटिक एस्थेटिक ही दर्शकों के लिए एक ऐसा खूबसूरत इनविटेशन है जो हमें हमारी अपनी हकीकत से दूर एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाता है।